हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 12th की इकोनॉमिक्स की बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। अभी तक की क्लासेस में मैंने आपको इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के चैप्टर्स आपको पढ़ाए। उन चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि ब्रिटिश पीरियड में, उसके बाद आज़ादी के ठीक बाद और 1950 से 1990 तक का जो समय था उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग, एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्रियल सेक्टर के फीचर्स, उनकी प्रॉब्लम्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया, क्या सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। इनके बारे में आपने पढ़ा पिछली क्लासेस में। आपने देखा कि इंडिया ने क्या किया, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था उसकी एडवांटेजेस और साथ में जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम था उसके एडवांटेजेस, दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों को मिला दिया और एक सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट कर लिया। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग का रास्ता चुना है। उस रास्ते के फायदे हुए, आपने पढ़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, जिसे हम NAS बोलते हैं, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया। आपने देखा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी प्रोग्रेस हुई, नई नई इंडस्ट्रीज इंडिया में स्टेब्लिश हुई और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स भी इंक्रीज हुए इंडिया में। इसे हम कहते हैं विविधीकरण, बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं हम इसको। तो वो सब हुआ। इतना होने के बावजूद भी साल 1990 आते आते इंडियन इकोनॉमी में एक बड़ा संकट आ गया, एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया की इकोनॉमी में हो गई। वो क्राइसिस क्यों हुई, उस क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने क्या किया, सॉल्यूशंस क्या फाइंड आउट किए, इनके बारे में अब आपको पढ़ाने वाला हूं मैं स्लाइड्स की हेल्प से। 1950 से 1990 तक का जो टाइम था इंडिया में, उसमें इंडिया ने जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी को अडॉप्ट करा, उस पॉलिसी के कुछ अपने अचीवमेंट्स थे। लास्ट वीडियो जो थी मेरी ट्रेड सेक्टर की, उसमें मैंने आपको पढ़ाया कि इकोनॉमिक पॉलिसी 1950 से 1990 में क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या उसके एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी। लेकिन ओवरऑल अगर हम उस पॉलिसी को अगर हम एसेस करें, उसका इवेल्युएशन करें कि उस इकोनॉमिक पॉलिसी में बेसिकली क्या उसके अचीवमेंट्स थे या क्या उसके लॉसेस थे, तो हम देख सकते हैं कि 1950 से 90 का जो पीरियड था उसमें जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी कि हर चीज़ में पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्ट करेगा, तो हुआ क्या कि लिथार्जी आ गई सिस्टम में, एक आलस आ गया, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जिसे वित्तीय कुप्रबंधन कहते हैं, और साथ में इनएफिशिएंसी आ गई। इनएफिशिएंसी क्या कि समग्र अक्षमता। भाई काम तो होता था लेकिन जितने लोग मिलकर के जितना खर्च करके जितना प्रोड्यूस करते थे वो प्रोडक्शन कम था, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाता था। साथ में और प्रॉब्लम्स आई कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था वो काफ़ी ज़्यादा होने लगा। एक्सपेंडिचर किस चीज़ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे होता था या पॉवर्टी इरेडिकेशन या इस तरह की किसी भी चीज़ में, जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते थे, विकासोन्मुखी जो सरकार के कार्यक्रम होते थे, उन पे खर्च गवर्नमेंट का ज़्यादा और रेवेन्यू जो था टैक्स से वो कम होता था। इनकम जो थी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से वो भी कम होती थी। मैंने अभी बताया कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो थी मोस्टली तो वो लॉस मेकिंग एंटिटीज बन गई थी, सरकार को घाटे का कारण बनती थी, सरकार को घाटा देती थी, वो कुछ कमा के नहीं देती थी। अगर 100 कंपनी थी गवर्नमेंट की, PSU 100 थी, तो 100 में से पता चला कि 70 तो घाटे में चल रही है, तो सरकार को फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं। तो स्थिति क्या हुई कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इस तरह की स्थिति बन गई भारत में। उसके ऊपर एक और समस्या कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो तो तेजी से नहीं बढ़ रहा था, लेकिन इंपोर्ट की अगर हम बात करें, इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा था। 70s में भी ये बढ़ना शुरू हो गया और 80s में आके तो इंपोर्ट्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे। तो स्थितियां धीरे धीरे विकट होने लगी कि यहाँ पे इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से होने लगा ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इंडिया में आ गया, व्यापार घाटा जिसे कहते हैं। और यहाँ क्योंकि इनकम ज्यादा नहीं थी, खर्चे ज्यादा थे, तो इसकी वजह से बजट डेफिसिट इंडिया में होता था, बजट डेफिसिट, तो बजट घाटा होता था इंडिया में। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे 90s 1980s तक इंडिया जब आया, तो ये जो इंडिया में जो खर्च जो ज़्यादा होता था और कमाई कम होती थी, ये गैप इतना बढ़ता चला गया, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि खर्च जो है रेवेन्यू से इतने ज़्यादा बढ़ गए कि हुआ क्या कि
गवर्नमेंट के लिए अब पॉसिबल ही नहीं रहा कि वो बोरोइंग के थ्रू भी इसको सस्टेन कर सके। गवर्नमेंट क्या करती थी, भाई खर्च ज्यादा हो रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है, तो उधार ले लेती थी, ऋण ले लिया, और ऋण लेकर के वो खर्चे सारे करती थी। लेकिन अब बोरोइंग से भी पॉसिबल नहीं था कि वो ये सारा सिस्टम को आगे लंबे टाइम तक सस्टेन कर सके, मेंटेन कर पाए इसको। तो बड़ा मुश्किल हो गया था सरकार के लिए। क्यों? गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लोन लेती थी? गवर्नमेंट बैंक से लोन ले लेती थी, अपने ही लोगों से, जिसे हम कहते हैं डोमेस्टिक डेप्ट, पब्लिक डेट भी बोलते हैं उसको, वो कर लेती थी कि लोगों से ऋण ले लिया, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थे उनसे लेती थी। ये जो रिवेन्यू गैप था, कौन सा गैप? ये गैप जो था एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का जो गैप था, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती थी, वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन लेती थी। लेकिन स्थिति तो इतनी खराब हो गई कि ये जो लोन गवर्नमेंट लेती थी, इसका प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाना तो दूर, गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही थी। इंटरेस्ट भी पे कर पाना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो बहुत टफ सिचुएशन हो गई थी इकोनॉमी में। एक एक मतलब ऐसा हो गया था कि इंपोर्ट को कैसे फाइनेंस करें, बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इसीलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्राइसिस, यानी संकट पैदा हो गया इकोनॉमी में, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए। अब क्या हुआ, इंडिया को इमीडिएटली हेल्प चाहिए थी। इमीडिएटली क्यों? क्योंकि सिचुएशन इतनी टफ हो गई थी इकोनॉमी में कि अगले एक महीने तक भी इकोनॉमी को सस्टेन कर पाना मुश्किल होता जा रहा था। तो इंडिया ने क्या किया, आइए अब जानते हैं इसके बारे में। सिचुएशन कुछ ऐसी हुई इंडिया में कि इंडिया के पास सिर्फ अगले 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, विदेशी विनिमय जिसे कहते हैं। तो अगले 2 हफ्ते का आयात जो है वो करने के लिए विदेशी विनिमय बची थी। तो भारी संकट इंडिया में आ गया एकदम से। इंडियन इकोनॉमी इस क्राइसिस से बचने के लिए हेल्प चाहती थी। इंडिया ने IBRD और IMF का दरवाजा खटखटाया, उनसे हेल्प मांगी। इंडिया को लोन मिल गया, इनसे $7 बिलियन का लोन मिला। लेकिन बदले में इंडिया को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ी। कंडीशंस के साथ ये लोन मिला था इंडिया को। इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं थी, तो ये कंडीशंस इंडिया को माननी ही थी। इंडिया ने उन कंडीशंस को माना जिसमें कि इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाना था, ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शंस थी उन सबको हटाना था। और ये सारी कंडीशंस इंडिया ने मान ली, और कुछ इंडिया की इकोनॉमी में मेजर्स लिए गए, कुछ बदलाव किए गए, कुछ कदम उठाए गए। ये जो कदम थे ये 2 तरह के कदम थे। पहला शॉर्ट टर्म मेजर्स, और दूसरे को हमने बोला लॉन्ग टर्म मेजर्स। शॉर्ट टर्म मेजर्स को हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स भी कह देते हैं। स्टेबलाइजेशन मतलब स्थिरता, स्थिरता के लिए उठाए गए कदमों को हम शॉर्ट टर्म मेजर्स में लाते हैं। तो इंडिया की इकोनॉमी के पास 2 बड़े चैलेंज थे, इमीडिएट चैलेंज थे, जिनका एकदम से सॉल्यूशन चाहिए था इंडिया को। पहला तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बढ़ाना था। विदेशी विनिमय बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उसका भंडार बढ़ाना था भारत को, तो उसके लिए कदम उठाने थे। और साथ में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, महंगाई जो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, 12 से 13% तक की मुद्रास्फीति दर हो चुकी थी इंडिया में, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था इंडिया को अपनी इकोनॉमी में। तो ये मेजर्स जो थे ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, साथ में लॉन्ग टर्म मेजर्स भी थे। लॉन्ग टर्म मेजर्स में इंडिया को अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा एफिशिएंट बनाना था, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ानी थी इंडिया को अपनी इकोनॉमी की। और साथ में इंडिया को रेडी करना था अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल कंपटीशन के लिए। विश्व की जो बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे भारत कतराता था अपनी इंडस्ट्रीज का सामना करने के लिए, उनसे टकराना था, उनको कॉम्पीट करना था, उनसे टक्कर लेनी थी। तो ये जो बदलाव का दौर भारत में शुरू हुआ, इसके लिए कई नाम हैं जिनसे हम इसको पुकारते हैं, इस पूरे बदलाव को। और इस क्लास में मैं इसी के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। पहला नाम हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार 1991, पहला नाम यह है। दूसरा फिर इसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कह देते हैं, नई आर्थिक नीति। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो पहली, इससे पहले की जो पॉलिसी थी 1950 से 1990 की, उस पॉलिसी की जितने भी जो मेजर्स थे उनको चेंज कर दिया गया। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पहले हम प्रमोट करते थे, उसको बदल दिया गया। ट्रेड पर रेस्ट्रिक्शंस लगाते थे, यानी आयात और निर्यात दोनों को हम प्रोत्साहित नहीं करते थे, हतोत्साहित करते थे, उस नीति को बदल दिया गया। तो नीतियों में काफ़ी बदलाव हो गया, पूरा कंप्लीट रिवर्सल हो गया, इसलिए हम इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। और साथ में हम इसको एलपीजी भी कहते हैं। एलपीजी वो गैस वाली एलपीजी नहीं, बल्कि एल फॉर लिबरलाइजेशन,
P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति। तो इस क्लास में मैं आपको लिबरलाइजेशन का टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। एक एक करके ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन वो दोनों टॉपिक मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूंगा। तो इस क्लास में शुरू करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। या तो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज लिबरलाइजेशन, व्हाट आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स, कि भाई लिबरलाइजेशन उदारीकरण क्या है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। या फिर आपसे किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स हुए लिबरलाइजेशन के अंडर, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा। या तीसरी बात कि आपसे पूछा जाएगा कि लिबरलाइजेशन की क्या अचीवमेंट रहे या क्या उसके डिसएडवांटेजेस रहे। ये जो अप्रेजल वाला जो पार्ट है, मूल्यांकन करना नीति का, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में डील करने वाला हूँ। एल, पी और जी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तीनों की पॉलिसीज का एक साथ में अप्रेजल करूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर हम ये बात करें कि लिबरलाइजेशन बेसिकली क्या था, तो लिबरलाइजेशन क्या है उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसकी। तो लिबरलाइजेशन क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कम करना किस पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे। 1950 से 1990 का जो पीरियड था, गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल करती थी, लाइसेंस के थ्रू, परमिट्स के थ्रू, तो बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो कंट्रोल ग्रेजुअली गवर्नमेंट को कम करना था। तो लिबरलाइजेशन में यही किया गया। सो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट रिड्यूसेस इट्स कंट्रोल ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे लाइसेंस, परमिट और प्राइस कंट्रोल, ये जो सब सिस्टम था 1950 से 1990 के बीच में, इसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा, लिबरल रेगुलेशंस के द्वारा, उदार नीतियों के द्वारा कर दिया गया। और गवर्नमेंट का अब लेस कंट्रोल रहा इकोनॉमी में, और मोर ऑटोनॉमी यानी ज्यादा स्वायत्ता दे दी गई प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को ज्यादा इंडिपेंडेंस दे दी गई अपने डिसीजंस लेने के लिए। प्राइस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस कंट्रोल करती थी। अब देखिए, नमक बना दिया किसी कंपनी ने और नमक की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, चीनी की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, टोमेटो केचप की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, टूथपेस्ट की कीमत गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। ये कहाँ तक सेंसिबल लगता है, ये अजीब सा था। तो 1991 में जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इस तरह के प्राइस कंट्रोल को हटा दिया गया और प्राइस कंट्रोल बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट्स में रह गया। इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी में बांटा जाना, कुछ शेड्यूल्स को सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर देना, इसके अलावा लाइसेंस राज, परमिट राज, ये सब स्टार्ट करना, इन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट कर दिए थे इकोनॉमी में। इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत काफ़ी बदलाव किए इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ट्रेड सेक्टर रिफॉर्म्स के रूप में एक एक करके ये सारे जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो सारे चेंजेस इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी में हुए हैं, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और शुरू करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म से। तो औद्योगिक क्षेत्र के जो सुधार हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो लाइसेंसिंग जो थी उसको एबोलिश कर दिया, लाइसेंसिंग का सिस्टम खत्म कर दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देखो, अगर अल्कोहल या हैजर्डस केमिकल या इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव या फार्मास्यूटिकल, इस तरह की चीज जो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रही है, उसको तो लाइसेंस अभी भी लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी सारी जो इंडस्ट्रीज किसी को स्टैब्लिश करनी है उसमें लाइसेंस का सिस्टम को खत्म करो, अब उसकी जरूरत नहीं रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या किया था, 1956 में जो आईपीआर आई, मैंने आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जब पढ़ाया तो उसमें बताया था इसके बारे में, आप उस वीडियो में दोबारा देख सकते हैं। आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के बारे में जब आपने पढ़ा तो उसमें देखा कि गवर्नमेंट ने क्या करा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी और शेड्यूल सी, तीन शेड्यूल बना दिए और इंडस्ट्रीज को रिजर्व कर दिया। और मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई। वही 12 कंपनीज कहाँ थी, 12 कंपनीज, सॉरी 12 इंडस्ट्रीज तो थी ए में, 17 थी बी में। ये 29 इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट ऐसी थी जिसमें कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ही होता था, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ही इन्वेस्टमेंट करता था। सी में थी कि बाकी जो इंडस्ट्रीज बची छोटी मोटी, तो गवर्नमेंट ने अब क्या किया, ये रिजर्वेशन का सिस्टम जो था इसको खत्म किया, डी रिजर्व कर दिया। डी रिजर्व क्या किया कि अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है मेजोरिटी ऑफ द, किसमें, मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में। मेजोरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सकता है
और सिर्फ 3 इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने अपने लिए रोक करके रखी जो सेंसिटिव मानी जाती हैं थोड़ी सेंसिटिव। जैसे अगर हम बात करें डिफेंस की बात करें अगर हम, तो डिफेंस को अपने लिए गवर्नमेंट ने अभी रिजर्व रखा, एटॉमिक एनर्जी, उसके अलावा रेलवेज। ये 3 के अलावा बाकी सारी इंडस्ट्रीज ओपन अप कर दी कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है इनमें स्टैब्लिश हो सकती हैं। साथ ही साथ जो एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया जाता था कि ये प्रोडक्ट सिर्फ एसएसआई ही बनाएंगी, वो खत्म कर दिया गया। मतलब खत्म नहीं किया उसको, बेसिकली कम प्रोडक्ट्स कर दिए। अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ओपन कर दिए कि भाई उन प्रोडक्ट्स को अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। उसके अलावा तीसरा जो बदलाव आया वो था मार्केट मैकेनिज्म ला दिया। मार्केट मैकेनिज्म में क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे कि गवर्नमेंट उनका प्राइस डिसाइड करती थी। चीनी कितने रुपए किलो बिकेगी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया। लेकिन अब मार्केट में क्या हुआ, जो मार्केट मैकेनिज्म है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना कि मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता है, डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं। तो ये सिस्टम अब आ गया इकोनॉमी में, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में, कुछ एक को छोड़ करके। जैसे एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस अभी भी कई बार गवर्नमेंट डिसाइड कर देती है। ये थे सारे बदलाव इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो किए, तो उनको हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स कहा। ऐसे ही फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भी हुए। फाइनेंशियल सेक्टर में कौन आते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स आ गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए, ये सारे फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड होते हैं। इनके ऊपर गवर्नमेंट की बहुत रेगुलेशन थी। 1969 में एक बार क्या हुआ, नेशनलाइजेशन भी हुआ सारे बैंक्स का, राष्ट्रीयकरण कर दिया सारे बैंक्स का। उसके बाद एक बार फिर दोबारा राष्ट्रीयकरण हुआ देश में बैंक्स का। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई 2020 में पूछा गया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में। इसके बारे में आप जानते हैं कि आरबीआई का रोल जो है वो कैसे बदला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो ये कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या हुआ। तो क्या हुआ में मेन पॉइंट जो है वो है कि आरबीआई का रोल चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर उसको बना दिया। पहले क्या होता था कि कोई भी काम करना है, जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं या और अदर बैंक्स हैं सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर के अंडर, उन्हें कोई भी काम करना होता था तो उनको आरबीआई से परमिशन लेनी होती थी। इतने छोटे छोटे कामों के लिए भी कि अगर ब्रांच एक्सपेंशन करना है उसके लिए भी उनको आरबीआई से परमिशन लेनी होती थी। हर चीज के लिए आरबीआई से पूछना होता था, आरबीआई हर तरह की गाइडलाइंस जारी करता था। वो सिस्टम अब काफी कम कर दिया गया और फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसमें ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी, स्वायत्ता दे दी कि भाई अपने डिसीजंस जो हैं वो खुद ले लो तुम। राइट। उसके बाद में एक और बदलाव आया कि बैंक्स जो हैं इंडिया में प्राइवेट सेक्टर के ओपन होने लगे। ये जो प्राइवेट बैंक्स थे ये डोमेस्टिक बैंक्स भी थे, यानी इंडिया के ही बैंक होना प्राइवेट सेक्टर के। उसके अलावा फॉरेन बैंक्स भी अलाउ कर दिए प्राइवेट सेक्टर के। इंडिया इंडिया का इंडिया के अंदर इनको अलाउ कर दिया ऑपरेट करने के लिए। तो एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको। अगर हम इंडिया के प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो हमारा है एच डी एफ सी बैंक जो है। एच डी एफ सी बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है इंडिया का अपना। और फॉरेन बैंक की अगर हम बात करें तो एच एस बी सी बैंक है, ये फॉरेन बैंक हो गया। अगर आपको एग्जाम में पूछे भाई एग्जाम्पल दीजिए प्राइवेट बैंक का या फॉरेन बैंक का, और बैंक के नाम भी आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर लेना। थर्ड जो चेंज हुआ वो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफ आई आई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं एफ आई आई को। क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये अलाउ कर दिए कि भाई ये इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट्स में ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनको अलाउ कर दिया इंडिया में। तो इससे क्या हुआ कि एफ आई आई आने से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो बढ़ा इंडिया में, जो कि बहुत ज़रूरत थी। फॉरेन एक्सचेंज के की कमी की वजह से ही तो बहुत बड़ा इंडिया में क्राइसिस क्रिएट हुआ था। तो उसका एक सोल्यूशन हो सकता है ये। इंडिया का जो टैक्स सिस्टम था वो बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव नेचर का था, दमनकारी सा था। अगर हम इनकम टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स रेट बहुत हाई होते थे। अगर हम इंडस्ट्रीज के ऊपर जो टैक्स लगता है उसकी बात करें, कॉरपोरेशन टैक्स जो होता है वो बहुत हाई रेट होता था। तो लोग क्या करते थे, बड़े डरते थे टैक्स से। बहुत हाई रेट होते थे टैक्स के इंडिया में। तो उसमें भी बदलाव किए गए, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत थी। तो टैक्स रिफॉर्म्स में हम उनके बारे में पढ़ेंगे।
सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के रेट बहुत हाई होते थे। तो ज़्यादा हाई रेट होने में क्या होता है, सपोज आपने 100 रुपये कमाए और उसमें से 50 रुपये गवर्नमेंट ले लेगी टैक्स के रूप में। आपको लगेगा मैं जितने रुपए कमाता हूँ आधा तो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, चोरी करने की कोशिश करेंगे टैक्स की। आप गवर्नमेंट से अपनी इनकम छुपाएंगे। आप गवर्नमेंट को बताएंगे मेरी तो इनकम ही 10 रुपए की हुई है, ताकि आप 5 रुपए टैक्स दे करके बच जाएं और 95 रुपीज आपके पास रह जाएं। राइट। तो इनकम टैक्स में क्या होता है, अगर ज्यादा टैक्स रेट होता है तो टैक्स इवेजन होने लगता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं कर वंचन कहते हैं। तो टैक्स इवेजन क्या है, बेसिकली टैक्स पे करने से बचना, वो टैक्स इवेजन है। तो अगर ज्यादा इनकम टैक्स रेट होता है तो लोग टैक्स इवेजन करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में इनकम टैक्स रेट को घटाया। इनकम टैक्स रेट को धीरे धीरे ग्रेजुअली उसको कम किया, और जिससे कि ज्यादा लोग टैक्स पे करना शुरू करें। टैक्स पे करने से लोग डरे नहीं। इससे क्या होगा, ज्यादा लोग अपनी इनकम डिक्लेयर करेंगे तो फिर उनकी जो सेविंग्स है, जो वो बचतें करते हैं, वो भी डिक्लेयर्ड होंगी। वो छुपाएंगे नहीं अपनी सेविंग्स को। तो सेविंग्स जो है इंडिया में वो बढ़ने लगे। इसके लिए कोशिश की गई। जैसे इनकम टैक्स के लिए कोशिश की, ऐसे ही कॉरपोरेशन टैक्स में भी प्रयास किया गया। कॉरपोरेशन टैक्स में क्या किया, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, टैक्स का कर का अनुपालन बढ़ाने के लिए, कि ज्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो टैक्स पे करें, टाइम से जमा करें, उसको अपनी इनकम को डिक्लेयर करें, उसकी कोशिश की गई। तो कॉरपोरेशन टैक्स के रेट भी कम किए गए। अगर किसी इंडस्ट्री को लगता है कि वो 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न करती है और 60 रुपीज उसमें से गवर्नमेंट ले लेगी, तो नेचुरली इंडस्ट्रीज क्या करेंगी, वो टैक्स ना पे करना पड़े उसके लिए अपनी इनकम छुपाने की कोशिश करेंगी, टैक्स फाइल नहीं करेंगी, अपने रिकॉर्ड्स जो हैं उनको नकली बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली कॉरपोरेशन टैक्स को भी कम करने की कोशिश की। अभी इसमें एक और बड़ा जो टैक्स रिफॉर्म्स में बड़ा बदलाव आया वो है जीएसटी। जुलाई 2017 में जीएसटी इंडिया में इंप्लीमेंट कर दिया गया, जिसने कि इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे वो सारे रिप्लेस कर दिए, और वन इंडिया वन टैक्स की पॉलिसी पे अब हम काम कर रहे हैं कि पूरी इंडिया में एक ही टैक्स होगा। तो जीएसटी है, इसके बारे में जीएसटी और साथ में डीमोनेटाइजेशन, ये जो टॉपिक हैं इनके बारे में मैं आपको एक अलग से क्लास लूंगा। नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जो होगी वो जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के बारे में होगी, जिसमें मैं डिटेल में इनके बारे में बात करूंगा। इंपॉर्टेंट है ये भी टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसेंटली ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस में। इसके बाद एक और बदलाव जो किया गया वो था टैक्स फाइलिंग प्रोसीजर को इजी बनाया गया। एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उसको टैक्स फाइल करना पड़े और टैक्स फाइल करने का सिस्टम जो है, प्रोसीजर जो है वो बड़ा डिफिकल्ट हो, तो वो डरेगा टैक्स फाइल करने से। उसके मन में चोरी नहीं है कि वो अपना टैक्स बचाना चाहता है, लेकिन उसको टैक्स फाइल करना नहीं आता, तो प्रॉब्लम आएगी। उसे सीए की हेल्प लेनी पड़ेगी, अननेसेसरी उसको पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसको भी ईजी किया। इनकम टैक्स पे करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा एक पेज का फॉर्म बना दिया है, जिसको सरल बोलते हैं, सरल 2 बोलते हैं। उसको बना दिया गया तो ताकि कोई भी एक एवरेज सा पढ़ा लिखा, साधारण सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको अपने फॉर्म को भर सके, किसी और के ऊपर वो डिपेंड ना रहे। तो ये थे टैक्स रिफॉर्म्स, जो कर व्यवस्था में सुधार किए गए, जो बदलाव किए गए टैक्स सिस्टम में इंडिया के। इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, विदेशी विनिमय सुधार। भाई विदेशी विनिमय की ही तो कमी थी जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई। जो मेजर जो क्राइसिस आया इंडिया की इकोनॉमी में वो क्या था, वो मेजर क्राइसिस यही था कि इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व खत्म हो गया था। सिर्फ अगले 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज बचा था। इसीलिए इंडिया को आईएमएफ और आईएआरडी से हेल्प लेनी पड़ी, उनसे लोन लेना पड़ा। तो ये फॉरेन एक्सचेंज में भी रिफॉर्म्स किए गए इंडिया के द्वारा। पहला बड़ा बदलाव तो था कि डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी किया गया। रुपी की जो कीमत थी उसको घटा दिया गया सरकार के द्वारा। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब गवर्नमेंट के द्वारा होता है, और डेप्रिसिएशन होता है जब मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है। तो उस समय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो था वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता था। गवर्नमेंट ही रुपी की वैल्यू को डिसाइड करती थी। तो गवर्नमेंट ने रुपी की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया। तो यानी डीवैल्यूएशन क्या है, डिक्रीज और फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विस फॉरेन करेंसीज। तो फॉरेन करेंसीज के रिलेशन में, उनके 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 कंपैरिजन में रुपी की वैल्यू डिक्रीज कर दी। क्यों किया, वैसे तो इसको डिटेल में आप पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो लास्ट यूनिट है उसमें आप इसको पढ़ते हैं, वहां पे ये पूरा चैप्टर है, तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ शॉर्ट में आपको बता दूं मैं कि जब हम
अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर देते थे, उससे हमारे एक्सपोर्ट इंक्रीज होते हैं। एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो ज़्यादा पैसा विदेशों से देश के भीतर आएगा, जिससे क्या होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का। और हमें फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम, अर्जेंटली ज़रूरत थी हमारी कंट्री को। दूसरा जो बड़ा बदलाव किया गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के तहत, वो था कि इंडिया ने अपना एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम ही बदल दिया। पहले फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तब तक। उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी फॉरेन एक्सचेंज रेट कि 1 रुपये में कितना डॉलर मिलेगा या 1 डॉलर कितने रुपयों में मिलेगा। ऐसे ही बाकी सारी करेंसीज के लिए भी जो गवर्नमेंट थी वो डिसाइड करती थी। लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम से। ध्यान दीजिएगा। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में क्या होता है कि मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती हैं? अगेन वही, डिमांड और सप्लाई। ये जो दो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये डिसाइड करेंगे कि भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा हमारी कंट्री में। तो ये सिस्टम में बदलाव आया, तो ये बड़ा बदलाव था। ये दो बड़े बदलाव थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स कहलाएंगे इनको। तो एग्जाम में अगर कोई पूछता है कि व्हाट वर द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो आप सीधा सा ये 2 पॉइंट उठा करके एज इट इज लिख देंगे, आपकी बात बन जाएगी। बस एक लाइन और डाल देना इनिशियली कि दैट द फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स वर एज फॉलोज, जिसे हम इंट्रोडक्टरी एक लाइन कहते हैं। इतना ऐड करो, ये लिखो और आपका काम हो गया, सिंपल। जिस तरह के सुधार बाकी सारे सेक्टर्स में किए गए, ऐसे ही कुछ सुधार यानी पॉलिसी रिफॉर्म्स ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में भी हुए। जब इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो कुछ जो बदलाव किए गए उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करा। एक तो था शॉर्ट टर्म मेजर्स और एक था लॉन्ग टर्म मेजर्स। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में था कि इंडिया की ओवरऑल एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, इंडिया की मतलब इंडिया की इकोनॉमिक सिस्टम की, और साथ में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए इंडिया को रेडी करना है। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ में इनवाइट करना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों? क्योंकि सारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो गवर्नमेंट को ना करना पड़े। गवर्नमेंट फिर नहीं तो बोरोइंग करती है, पूरा कर्ज का एक उसके ऊपर लोड आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर भी करे और फॉरेन कंट्रीज से भी इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए कोशिश की गई। तो क्या उसमें बदलाव किए गए? पहला बदलाव, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर से। आपको मैं बताऊं, जब मैंने आपको ट्रेड बैरियर्स के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़ाया था तो वहां मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ट्रेड बैरियर्स थे। एक तो था टैरिफ और एक था कोटा। टैरिफ को हिंदी में हम प्रशुल्क बोलते हैं और कोटा को कोटा ही बोलते हैं। तो कोटा डिसाइड किए जाते थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के, कि कोई इंडस्ट्री कितना एक्सपोर्ट कर सकती है कितनी क्वांटिटी में और कितनी क्वांटिटी में इंपोर्ट कर सकती है। उसको हटा दिया गया कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर लीजिए। सेकंड, टैरिफ रेट्स रिड्यूस कर दिए। टैरिफ रेट यानी जो प्रशुल्क की जो दरें थी उनको कम कर दिया गया। कोई भी इंपोर्ट किया जाता था कंट्री के अंदर तो उसके ऊपर टैरिफ रेट ज़्यादा लगाया जाता था। 100 रुपये किसी प्रोडक्ट की अगर प्राइस होती थी, उसके ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया तो वो 125 रुपये की इकोनॉमी के अंदर लोग इंडस्ट्रीज को या पब्लिक को वो मिलती थी। तो टैरिफ रेट्स कम कर दिए ताकि इंपोर्ट की जाने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक अफोर्डेबल प्राइस पे कंट्री के अंदर अवेलेबल हों। साथ में एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी कि एक्सपोर्ट करने के ऊपर जो टैक्स लगता था वो हटा दिया गया, रिमूव कर दिया उसको। और उसके अलावा इंपोर्ट लाइसेंसिंग का जो था ना सिस्टम, उसको बहुत रेस्ट्रिक्टेड कर दिया। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज से उसको हटा दिया कि इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ों के लिए क्या लाइसेंस लेना, गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि लाइसेंस वाला सिस्टम हटाओ इंपोर्ट के लिए। उससे बड़ा करप्शन भी बढ़ता है बहुत। उसमें रेड टेपिज्म आता है। रेड टेपिज्म जिसे लाल फीताशाही कहते हैं, कि आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, आप गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने जाएंगे, लाइसेंस लेने के लिए आप अप्लाई करेंगे, फाइल बनाएंगे, वो फाइल जो है पूरे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सिस्टम में घूमती रहेगी, हर टेबल पे आपको कुछ वहाँ पे पहुँचाना होगा। तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगी थी। तो वो रेड टेपिज्म की काम अटकाने वाली आदतें जो है वो आ गई, तो उसको हटा दिया। लाइसेंसिंग को बहुत कम कर दिया गया। कुछ एक इंडस्ट्रीज के लिए इसको रोक के रखा गया, जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्री है वो हैजर्डस या फिर एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्री है और वो कुछ ऐसी चीज़ों में डील करती है जैसे प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर जो हैं, सीड्स, प्लांट्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स या फिर एक्सप्लोजिव आइटम्स हैं, इस तरह की चीज़ों में अगर वो डील करती है तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ को तो अभी भी लाइसेंस लेना पड़ेगा इंपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं
जो इस तरह की नॉन सेंसिटिव इंडस्ट्रीज हैं, जो ऐसी मतलब इन कैटेगरीज में नहीं आती है, उनको लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं रही। तो ये सारे बदलाव किए गए इंडिया में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, लिबरलाइजेशन की पॉलिसी में किए गए सारे के सारे। अभी प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो रिफॉर्म्स हैं वो अभी बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो इस क्लास में इतना ही। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्लास। कीप स्टडिंग।